आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जब भी मैं कहानी सुनाता हूँ बार बार सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग का हवाला देता हूँ, शत्रुघ्न चौहान केस, उसकी वजह से ये हुआ वो हुआ है। लेकिन ये शत्रुघ्न चौहान केस है क्या, कैसे इस एक केस के बारे में इतना जिक्र हो रहा है, इसकी कहानी क्या है? मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कहानी अपने आप में सिस्टम को लेकर हमारी आंखें खोलने वाला है। बात 90 की है बात यूपी की है, बात बनारस के आसपास की है। वहां पे सुरेश चौहान और रामजी चौहान, ये दो लोग थे। किसी से दुश्मनी चल रही थी, तो उस दुश्मनी के चक्कर में दोनों एक तरफ से हमला वमला करते थे। इसी दुश्मनी के खातिर सुरेश और रामजी ने एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया। 5 लोगों का कत्ल करने के बाद ये पकड़े गए। उसके बाद मुकदमा शुरू होता है। कई साल के बाद लोअर कोर्ट में ये मामला अपने अंतिम चरण में पहुंचता है और 9 दिसंबर 1997 को जो बनारस में लोअर कोर्ट थी वो अपना फैसला सुनाती है और 5 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में सुरेश चौहान और रामजी चौहान, इन दोनों को सजाए मौत देती है बनारस की निचली अदालत। इस फैसले को सुरेश और रामजी हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं और करीब 3 साल के बाद 1997 में लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी। 3 साल बाद 23 फरवरी 2002 को, बल्कि 23 फरवरी 2000 को इलाहाबाद हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है और सुरेश और रामजी की सजाए मौत को कायम रखती है और कहती है कि ये दोनों 5 लोगों के कत्ल के लिए सजाए मौत के ही हकदार हैं। अब इनके पास एक आखिरी रास्ता बचा सुप्रीम कोर्ट जाने का। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं। करीब साल भर के बाद 2 मार्च 2001 को सुप्रीम कोर्ट इन दोनों की अर्जियों को खारिज कर देती है और कहती है कि 5 लोगों के कत्ल के लिए इनके साथ कोई रहम नहीं होनी चाहिए, तो इनकी मौत की सजा बरकरार रहे। तो 1997 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और फांसी की सजा दे दी। 3 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा के फैसले को बरकरार रखा। उसके 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। तो कायदे से अगर आप जजमेंट का पीरियड देखें तो 97 में लोअर कोर्ट, 3 साल बाद 2000 में हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुल मिलाकर 97 से 2001 तक 4 साल में सारी चीजें पूरी हो गई। एक केस खत्म हो गया, फैसले आ गए। अब यहां के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस ने कैसे फांसी के कानून को बदला, असली खेल यहीं से शुरू होता है। 2 मार्च 2001 को सुप्रीम कोर्ट इनके फैसले को खारिज करती है और इनकी सजाए मौत बरकरार रखती है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से यह खारिज हो जाता है तो वहां पे ये उल्टा हुआ जो आजकल आप देख रहे हैं कि पहले रिव्यू पिटीशन, फिर मर्सी पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2001 को इनकी डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा, उस फैसले के करीब एक जो है उसी महीने, मतलब उसके 7 दिन के बाद 2 मार्च को यह फैसला आया। 9 मार्च को एक सुरेश जो है वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज देता है और उसके 20 दिन के बाद 29 मार्च को, बल्कि 29 अप्रैल को दूसरा जो है रामजी, वो भी मर्सी पिटीशन दया याचिका भेज देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन दोनों की मौत की सजा बरकरार रखी, उसके अगले 2 महीने के अंदर ये दोनों दया याचिका के लिए जाते हैं। लेकिन दया याचिका डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास नहीं जाते, चूंकि मामला यूपी का था, यूपी एक फुल फ्लेज स्टेट है, तो गवर्नर के पास भी ये राइट होता है, स्टेट के गवर्नर के पास भी। तो इन्होंने यूपी सरकार को भेजा गवर्नर के पास और कहा कि सजाए मौत ज्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। गवर्नर के पास इन दोनों का पिटीशन पहुंचता है और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर गवर्नर इनके मर्सी पिटीशन के ऊपर सुनवाई करती है और आखिरकार जो यूपी के गवर्नर हैं वो 22 जनवरी 2002 को इन दोनों के मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं। मतलब 29 अप्रैल 2001 को तक दोनों ने ये मर्सी पिटीशन भेजी और उसके लगभग 1 साल के अंदर अंदर बल्कि 9 महीना टोटल लिया, 9 महीने में यूपी सरकार गवर्नर के जरिए सुरेश और राम जी की मर्सी पिटीशन को खारिज कर देती है और कहती है कि इनको मौत की ही सजा होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट दया याचिका खारिज कर चुकी है। इसके बाद जब ये 22 जनवरी 2002 को खारिज हुआ,
करीब करीब उसके कुछ महीने के बाद अब यूपी सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखती है और कहती है कि ऐसे ऐसे बनारस के जेल में 2 बंदी बंद हैं जिनका नाम है सुरेश और राम जी। इन दोनों की दया याचिका गवर्नर ने, हमारी यूपी सरकार ने खारिज कर दी है। अब ये राष्ट्रपति के लिए जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी स्टेट के थ्रू जाता है, तो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और इनकी दया याचिका स्टेट ने रिजेक्ट कर दी है, तो राष्ट्रपति को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। इस रिमार्क के साथ प्रेसिडेंट को इन दोनों की दया याचिका भेज दी जाती है। अब दया याचिका भेजने के कुछ रूल होते हैं। जिसको फांसी मिली है वो दया याचिका लिखता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भेजेगा सेंटर के पास। स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि जब वो प्रेसिडेंट को भेजे और अगर उसने खारिज कर दिया तो उस खारिज की वजह बताए, और साथ में जो केस से जुड़े हुए कागजात हैं, जो कोर्ट के फैसले हैं, वो फैसले की कॉपी भी आपको राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ेगी, ताकि राष्ट्रपति को ये पता चले कि जिस शख्स को वो माफ़ करने जा रहे हैं या जिस शख्स को वो माफ़ नहीं करने जा रहे हैं उसका जुर्म कितना संगीन है, उसने क्या किया, कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है और वो केस क्या था। तो ये सारी सच्चाई राष्ट्रपति के सामने आनी चाहिए और तब जाकर वो उसका फैसला करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर केस जो मीडिया में हाईलाइट होता है उस वही, बहुत सारे ऐसे अननोन केस होते हैं जो किसी को पता नहीं होता, तो उसकी डिटेलिंग जो है वो पता होनी चाहिए। तो स्टेट यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि इन दोनों की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई है, अब राष्ट्रपति के पास से इनका फैसला आना है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भेजने के बाद 4 मई 2001 को अब उत्तर प्रदेश की सरकार ही जो बनारस कोर्ट के को एक लेटर लिखती है और कहती है कि सुरेश और राम जी को जो 5 लोगों के कत्ल के लिए फांसी की सज़ा हुई थी, और चूंकि बनारस में ट्रायल चला था और लोअर कोर्ट ने वहीं सबसे पहला फैसला सुनाया था, तो उसके जजमेंट की कॉपी आप हमें भेजिए, क्योंकि हम इस जजमेंट की कॉपी को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे जो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति उस जजमेंट की कॉपी को पढ़ने के बाद ही मर्सी पिटीशन पे अपना फैसला करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 4 मई 2001 को ये लेटर बनारस के उस कोर्ट को लिखा जिसने पहला फैसला सुनाया था। जो डीएम है, डीएम के थ्रू उस वक्त बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, चूंकि ये 4 मई को लेटर लिखा गया था, इसके करीब करीब मतलब 5 महीने के बाद 4 सितंबर 2001 को वो रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस जजमेंट की कॉपी आपको दे सकें, क्योंकि उस जजमेंट से, उस केस से जुड़े हुए सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देने के लिए वहाँ गए, तो हमारी तरफ से भी लोग गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। तो जो जजमेंट की सारी कॉपी है, इस केस से जुड़े हुए जो भी जानकारी है, वो सुप्रीम कोर्ट में ही इस वक्त है, हमारे पास नहीं है, तो हम आपको नहीं दे सकते। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने लोअर कोर्ट से मांगा, लोअर कोर्ट ने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से वो सारे जजमेंट की कॉपी निकालनी है, वो कागजात, वो डिटेल केस की, ताकि राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, राष्ट्रपति उसको पढ़ के अपने विवेक से फैसला ले सके कि इन दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखें या कम कर दें या माफ कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच का यह मामला यह हुआ कि सरकारी अफसरों के पूरे जाल में फंस गया कि कौन सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन वहां से पेपर निकाले और फिर कैसे दे। 2001 का ये लेटर लिखा हुआ था, 2001 में ही प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भेज दिया था, लेकिन उससे जुड़े हुए कागजात नहीं भेजे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सबसे बड़ी बात और 2 चीज़ें, जब गवर्नर ने इनका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया तो इन दोनों को पता ही नहीं था कि इनकी कोई ऐसी दया याचिका रिजेक्ट भी हो गई। इन्होंने भेज तो दिया था, पलट के एडमिनिस्ट्रेशन ने या कोर्ट ने या जेल प्रशासन ने इन दोनों को बताया ही नहीं, सुरेश और राम जी को, कि तुम्हारी गवर्नर ने दया याचिका खारिज कर दी है। इन्हें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद इन्होंने जब प्रेसिडेंट के पास लिखा और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो भेजा गया, तो भी उसका क्या हुआ इन्हें कोई जानकारी तब तक नहीं थी। धीरे धीरे उन कागजात को ढूंढने में और बाकी चीज़ों में वक्त लगा और ये मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग पड़ा रहा। 8 फरवरी 2013 नसीब खुलता है, मतलब 2001 के बाद पूरे 11 साल हो चुके थे अब तक। 8 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति भवन में कुछ दया याचिकाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उसकी फाइलें निकलती हैं। उनमें से एक फाइल सुरेश और राम जी के नाम की थी। प्रेसिडेंट उसको देखते हैं और दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। अब कागजात नहीं, कुछ नहीं, लोअर कोर्ट ने उधर दिया नहीं, और टाइम ये है कि फांसी की सज़ा आखिरी बार 2001 में हो चुकी है, अब 2013 आ चुका है, करीब 13 मतलब 2013 में प्रेसिडेंट के पास है। और 8 फरवरी 2013 को जब ये फाइल प्रेसिडेंट की नज़रों से गुजरता है तो वो इन दोनों की मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी मौत की सज़ा बरकरार रहनी चाहिए। यह खबर कुछ अखबारों में छप जाती है।
इस खबर के छपने के बाद इन दोनों के परिवार वालों को ये पता चलता है, राम जी और सुरेश के, कि इनकी मर्सी पिटीशन तो राष्ट्रपति के पास थी और खारिज भी हो गई। लेकिन इन दोनों को जिनको फांसी दी जानी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, न जेल ऑफिशियल देता है, न सरकार देती है, न प्रशासन, कोई नहीं। बल्कि मीडिया के जरिए उनके फैमिली को पता चलता है और फैमिली वाले फिर जेल जाते हैं, उन दोनों को बताते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं, क्योंकि वक्त बीत गया, हमें क्या मालूम प्रेसिडेंट ने क्या किया। तो कागजात न होने, जजमेंट की कॉपी इधर से उधर होने, उस चक्कर में दो लोग जिनकी फांसी कायदे से सब कुछ होने के बाद 2003-04 के अंदर हो जानी चाहिए थी, वो उसके बाद भी लगभग 13 साल तक जिंदा रहते हैं। और 8 फरवरी 2013 को उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने उनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है। जब ये बात पता चली मीडिया के जरिए, तब कुछ वकील सामने आए, उन्होंने इसकी फैमिली को, सुरेश और राम जी की फैमिली को कहा कि ये तो मतलब नाइंसाफ़ी है, तो तुमको इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसी के बाद इन दोनों के रिश्तेदार सुरेश और राम जी के शत्रुघ्न चौहान और महेंद्र चौहान इस सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद, ये जब राष्ट्रपति ने कैंसिल किया था जो मर्सी पिटीशन, ठीक 12 साल और 2 महीने के बाद, 12 साल 2 महीने तक प्रेसिडेंट हाउस में ये पड़ा हुआ था, लंबित था, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद ये दोनों फिर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इस दलील के साथ पहुंचते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी मर्सी पिटीशन को खारिज किया तब उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खारिज किया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि मीडिया के जरिए पता चला। नंबर 3 कि 13 साल तक ये फांसी के इंतज़ार में रहे और इनको फांसी नहीं दी गई, जबकि ये स्टेट की फेल्योर थी, ये सिस्टम की फेल्योर है, ये कानून की नाकामी है। तो इसकी सज़ा हमारे मुवक्किल को क्यों दी जाए जो 13 साल तक हर दिन जिया और मरा है, और ये अब अगर आप फांसी देंगे तो फिर ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसलिए कि कायदे से उस ज़माने में उम्र कैद ही 14 साल की होती थी, तो आप एक साथ फांसी भी देंगे, उम्र कैद भी देंगे, ये कोई मतलब नहीं बनता है। फांसी देनी थी तो उस वक्त आपको दे देना चाहिए था, और उस वक्त तक फांसी की इन सारी चीज़ों को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन आया, शत्रुघ्न चौहान जो दोनों एक्यूज में से एक के रिश्तेदार थे, ये पिटीशन लेकर गए थे और उनके वकीलों ने ये दलील रखी, और 2014 में इसका फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये इनके अधिकार का उल्लंघन होगा अगर अब इन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि 13 साल तक, 12 साल और 2 महीने तो प्रेसिडेंट के पास ही लटका रहा, इन लोगों की फांसी के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। और इतने लंबे वक्त तक मर्सी पिटीशन को लटकाने का मतलब है कि जिसको फांसी दी जानी है उसके ऊपर जुल्म है। 2014 में इसी शत्रुघ्न चौहान केस में तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इन दोनों को, जो दोनों अक्यूज थे, 5 कत्ल के जो गुनहगार थे, सुरेश और राम जी, इन दोनों की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोनों फांसी से बच गए और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना फैसला नहीं था, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार तब आज़ाद हिंदुस्तान में फांसी को लेकर कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए। और तब ये हुआ कि उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फांसी बता के नहीं दी जाती थी, फांसी गुपचुप तरीके से दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमानवीय है, जो मर रहा है उसके परिवार वालों को उसकी मौत की तारीख, दिन सब पता होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। इससे पहले नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 10 आदेश पास किए 2014 में इसी शत्रुघ्न चौहान केस में, उन दोनों की मौत को उम्र कैद में बदलते हुए। उसमें एक जो था वो ये था कि प्रेसिडेंट के पास जो मर्सी पिटीशन पड़ा रहता है इतने टाइम तक, वो ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करना होगा। मतलब आप कम, ये नहीं है कि आप 15-15, 10 साल, 20 साल तक आप उस पर फैसला नहीं ले रहे। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट जो है जब उसके पास भेजा जाए और जब वो खारिज हो, ये दोनों चीज़ें जो फांसी पाने वाला शख्स है उसकी जानकारी में होना चाहिए कि मेरा मर्सी पिटीशन गया है, उसका स्टेटस क्या है, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुआ या उसमें कुछ कम कर दिया गया, वो उसका राइट है जानना। ये दूसरी चीज़ कही। इसके अलावा फिर इसमें यह भी कहा गया कि जब भी मर्सी पिटीशन भेजा जाए स्टेट की तरफ से, तो जिसकी मर्सी पिटीशन है उसके केस की डिटेल जानकारी, चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, उन दोनों के पास भेजना होगा, उस केस के बारे में आपको, और साथ में उस जजमेंट के बारे में, पुलिस इंक्वायरी के बारे में जो कुछ हुआ, ताकि प्रेसिडेंट को क्लियर उनके सामने तस्वीर हो कि जिस शख्स की रहम की अपील पे वो सुनने जा रहे हैं, उसका फैसला करने जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी और मौत का, उस बंदे ने क्या किया है। तो ये पूरा केस का डिटेल आपको मर्सी पिटीशन के साथ भेजना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक चीज़ ये कही। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर मर्सी पिटीशन खारिज होती है
तो न सिर्फ मरने वाले को बल्कि उसके वकील, उसकी फैमिली को आपको उसकी खबर देनी होगी कि आपका ये मर्सी पिटिशन आया, हम इसको खारिज कर रहे हैं। और इसलिए मौत की जो तारीख है वो इन लोगों को पता हो कि अब मर्सी पिटिशन खारिज हो गई है तो फिर खारिज हो चुकी है। इसी के साथ ये भी कहा कि मर्सी पिटिशन खारिज करने के लिए प्रेसिडेंट को उसमें लिखना पड़ेगा रीजन, और यही वजह है कि सारे केस डिटेल भी भेजने को कहा गया कि इस केस डिटेल और सारी चीज़ों को देखते हुए वो क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं। तो उनको अपना जो भी वो सोचते हैं, जिसकी बिहाफ पे वो मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो रीज़न लिखना होगा, और ये लिखना ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए भी। साथ में ये कहा कि जैसे आप मर्सी पिटिशन रिजेक्ट करते हैं तो कम से कम मरने वाले को 14 दिन का वक्त देना होगा आपको। जिस तारीख को मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हुई उसके बाद कोर्ट में जब डेथ वारंट या ब्लैक वारंट निकलेगा, तो ब्लैक वारंट जब साइन हो तो जिस दिन भी साइन हो उस तारीख से अगले 14 दिन तक उसको आप काउंट करें, और 14 दिन कम से कम दें मरने वाले को, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ताकि उसको विल, वसीयत कुछ बनानी है वो हो सके, अपने रिलेटिव से जिन जिन से मिलना चाहे वो मिल सके, इंटरव्यू देना चाहे, बात करना चाहे मीडिया से वो भी कर सके, कोर्ट की अगर इजाज़त हो और वो चाहे। तो ये एक पॉइंट उसमें आया। इसके अलावा एक चीज़ और आया कि मरने से पहले इन लोगों के हेल्थ का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर 2 चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने सर फोड़ लिया, हाथ पैर तोड़ लिया, ये ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक कोई इस तरह की कोशिश कर सकता है। 2 चीज़ें, और स्पेशली फोकस रखा मेंटल हेल्थ पे कि अगर वो दिमागी रूप से ज़रा सा भी आपको लगता है कि अनफिट है या उसको कुछ हो गया है तो आप उसको फांसी नहीं देंगे। और दूसरा ये कि अगर उसको कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, जो जानलेवा बीमारी है, जानलेवा बीमारी अगर है और इलाज चल रहा है उसका, तो आप उसको फांसी नहीं देंगे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये भी अपने उस गाइडलाइंस में शामिल किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस लाइन में ये भी कहा कि कम से कम जो फाइनल मीटिंग है उसका ख्याल रखा जाए, और उसका दस्तावेज होना चाहिए कि हाँ जो मरने जा रहा है उसको मिलने दिया गया है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके अपने लोगों से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरने के बाद जो भी फांसी पे चढ़ा है उसका पोस्टमार्टम ज़रूर होगा, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचाई जाए मरने के बाद केस क्लोज के साथ साथ, ताकि कोर्ट को ये पता चल सके कि हाँ फांसी वैलिड तरीके से दी गई, कानूनी तरीके से दी गई, इसमें कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसकी मौत सिर्फ फांसी के फंदे से हुई है, गला घुटने से हुई है, किसी और तरीके से नहीं हुई है। तो ऐसे 10 पॉइंट शत्रुघ्न चौहान केस में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, और तब जाकर कानून फांसी और मौत को लेकर बदला, और वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। वरना इससे पहले मर्सी पिटिशन, एक और चीज़ कही इसमें जो भूल गया आपको, कि जब दया याचिका खारिज हो जाए तो उस दया याचिका के खारिज होने को भी सामने वाला चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी उसको एक पॉइंट को आधार बनाकर, और ये उसका राइट है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले यह था कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने एक बार खारिज कर दिया तो फिर वो फाइनल माना जाता था। अब प्रेसिडेंट हाउस से कम से कम आपको 2 मौके मिलते हैं, एक पहला मर्सी पिटिशन खारिज होने के बाद, दूसरा उस मर्सी पिटिशन को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वापस वो प्रेसिडेंट से पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें 2014 के शत्रुघ्न चौहान केस की वजह से ही सामने आया, उस केस की वजह से जिसमें केस की फाइल गायब, गवर्नर ने मर्सी रिजेक्ट कर दिया, पर प्रेसिडेंट हाउस को पता ही नहीं था कि इनके केस की डिटेलिंग कहाँ है, और 12 साल 2 महीने तक वो मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट हाउस में पड़ा रहा, और 12 साल 2 महीने बाद जब फैसला आया तो फांसी की सज़ा दी, जिसको शत्रुघ्न चौहान, ये जो 2 सुरेश और रवि, उनमें से एक के रिश्तेदार थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला 2014 में दिया। लेकिन अब 6 साल बाद उसी सुप्रीम कोर्ट में इसी शत्रुघ्न चौहान केस को लेकर जो खामियां उठ रही हैं, उस पर केंद्र सरकार ने एक रिट दी है कि एक तो ये कि ये 14 दिन वाली मोहलत जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि डेथ वारंट साइन होने के बाद 14 दिन, केंद्र सरकार अब चाहती है कि इसको घटा के 7 दिन कर दिया जाए। मर्सी पिटिशन को चैलेंज करने वाली बात केंद्र सरकार चाहती है उसको भी हटा लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसपे और एक साथ 4 लोगों को फांसी देना, ये भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मतलब एक साथ ही फांसी देना। तो इन सारी चीज़ों पे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ संशोधन करे, कुछ इसमें तब्दीली लाए। बट आने वाले वक्त में एक चीज़ में मुझे पूरा भरोसा है कि फांसी को लेकर इस निर्भया केस की वजह से जो लूपहोल्स हम लोगों के सामने आई हैं, शायद आने वाले फांसियों में इन चीज़ों की कमियों को दूर किया जाए और एक सीधा एक कानून बने, एक टाइम फ्रेम बनेगा, उसके बाद सब कुछ शायद ठीक हो जाए। तो आप लोगों की इस क्यूरियोसिटी का पूरा कि आखिर शत्रुघ्न चौहान का इतना नाम क्यों लेते हैं, क्यों हवाला देते हैं, क्यों एग्जाम्पल देते हैं, वो केस क्या था, वो जितनी मेरी समझ थी आपको मैंने बताया। तो अब उम्मीद यही है कि शत्रुघ्न चौहान केस क्या है, क्यों इसकी अहमियत है, कैसे इसने फांसी के कानून को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई, कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर इसकी जानकारी आज मिल गई होगी।